हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है व्यक्तित्व। ऑलमोस्ट आपकी साइकोलॉजी ख़त्म हो चुकी है, मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ। जिसके अंदर हमने साइकोलॉजी का टॉपिक कर लिया था, इसके बाद में अधिगम कर लिए थे, जितने भी इम्पोर्टेंट सिद्धांत थे वो सब डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद में हमने बुद्धि कर लिया था, ठीक है, इंटेलिजेंस। उसके बाद में मैंने आपको विकास के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। अब बात आ रही है व्यक्तित्व की, और व्यक्तित्व के बाद में हम डिस्कस करेंगे जैसे समायोजन क्या होता है, और समायोजन के बाद में कुछ बेसिक शब्दावलियाँ जैसे रुचि क्या होती है, या फिर आदत का क्या मतलब है, या विवर्ती का क्या मतलब है, ठीक है। इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रह जाता है जिसके अंदर आते हैं विशिष्ट बालक। मतलब जैसे किसी न किसी बालक को कोई प्रॉब्लम होती है पढ़ाई से रिलेटेड, कोई बीमारी या कोई दिक्कत कि वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते नॉर्मल बच्चों की तरह, है ना। तो उनके लिए मतलब क्या सुविधा है ना, कि कौन कौन सी बीमारी होती है, जैसे डिसलेक्सिया हो गया। तो इन सब के बारे में हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो मुश्किल से आपके ये आई थिंक 17 नंबर का लेक्चर है। तो साइकोलॉजी 17 या 18 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में आपको 2 लेक्चर और मिलेंगे, और 20 लेक्चर तक आपकी साइकोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको पता है आज 20 मई है, और आपसे प्रॉमिस किया गया था कि आज आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, राइट। बट आज सिर्फ रिकॉर्डिंग ख़त्म होगी, क्योंकि आपको 2-3 लेक्चर जो भी बचेंगे, है ना, व्यक्तित्व के बाद में, वो आपको 21 मई को मिलेंगे, ओके। इसके बाद में आपको साइकोलॉजी ख़त्म हो चुकी है। इसका रिवाइज करना और ढंग से पढ़ लेना। अब तो थंबनेल में भी लिखा हुआ है कि कौन सा टॉपिक करवाया हुआ है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है या नहीं पढ़ना। और इसी के साथ अगर आपने साइको को अच्छे से कर ली तो आप इंडिया एंड वर्ल्ड जीके पे थोड़ा कम ध्यान दे सकते हो, ओके। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें कितना टाइम लगने वाला है। जो लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उसमें इसमें से गिने चुने सवाल आते हैं, बट जो रीट है, सेकंड ग्रेड है, सीटेट है, उसमें व्यक्तित्व से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं, और आपके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो व्यक्तित्व में पर्सनैलिटी है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के जो शब्द है पर्सोना, उससे हुई है। और पर्सोना शब्द का जो अर्थ है, देखो इनका ध्यान रखा करो। सवाल मतलब ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि व्यक्तित्व शब्द की उत्पत्ति हुई है, ध्यान रखना, लैटिन भाषा के पर्सोना से। और पर्सोना का अर्थ क्या है, तो अर्थ है मुखौटा या नकली चेहरा, ठीक है। व्यक्तित्व के जनक कौन है, ध्यान रखना, व्यक्तित्व के जनक ऑलपोर्ट को कहा जाता है। व्यक्तित्व उन मनोदेहिक गत्यात्मक व्यवस्थाओं का संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन कर लेता है। मतलब व्यक्तित्व उन मनोदेहिक गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ में समायोजन बैठा लेता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था, पर्सनैलिटी वो नहीं है जो आप बाहर ही देखते हो कि अच्छा गुड लुकिंग है, हैंडसम है, क्यूट है, लड़की पतली है, फिट है ना, मोटी है, गोल मटोल है। तो ये सब चीज़ें नहीं, ये सब चीज़ें व्यक्तित्व में नहीं आती। कि आपको कोई बंदा अच्छा दिखे या आपको कोई बंदी अच्छी दिखी, वाह क्या पर्सनैलिटी है, वो पर्सनैलिटी नहीं होती है, ठीक है। आज हम व्यक्तित्व के बारे में ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। तो व्यक्तित्व के जनक, ध्यान रखना, ऑलपोर्ट थे। व्यक्तित्व उन मनोदेहिक गत्यात्मक का संगठन है, व्यवस्थाओं का संगठन है जो वातावरण के साथ में समायोजन कर लेता है। परिभाषाएं, अब आपको पता है हर कोई अपनी अपनी परिभाषा दे के गए हैं, हमसे तो किसी ने पूछी नहीं। यही बोल रहे ना आप, बेटा उस टाइम पैदा होना चाहिए था, अच्छा काम करना चाहिए था, क्या पता अपना भी नाम आ जाता बुक्स में। पर कोई बात नहीं, अगर सबका नाम बुक्स में आ जाएगा तो पढ़ने वाले भी तो चाहिए ना। जैसे कोई नाटक हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कहीं डांस प्रोग्राम भी हो रहा है, तो सब डांस ही करेंगे तो ताली बजाने वाला भी कोई चाहिए। तो हम लोग पढ़ने वालों में से हैं, है ना। कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे, हम वैलेंटाइन को भी पढ़ेंगे। अब देखो, जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी उनका वैलेंटाइन एक ही दिन आता है, पर जिन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी है उनको पता है वैलेंटाइन क्या है, ठीक है। तो वैलेंटाइन व्यक्तित्व जन्म, इन्होंने ये बोला कि जो व्यक्तित्व है वो जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात मतलब वंशानुक्रम का भी फर्क पड़ता है, और अर्जित का मतलब आप वातावरण से जो अर्जित करते हो। तो वैलेंटाइन ने ये चीज़ बोली थी, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना प्लीज़, कि व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ये कहा था वैलेंटाइन ने। वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, कि जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। मतलब जो व्यक्ति की जितने भी गुण हैं उसके अंदर, उनका सब कुछ मिला करके, मतलब उन सारे गुणों को मिला करके जो बाहर निकल के आता है वो है व्यक्तित्व।
गिलफर्ड ने कहा है हम व्यक्तित्व के शील गुणों को एक संकलित नमूने में परिभाषित कर सकते हैं। ये गिलफर्ड ने कहा है मन के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार के तरीका, रुचियाँ, दृष्टिकोणों, क्षमता और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन। अब देख लो, जो मैं कह रही थी ना, बाहरी दिखावा या बाहरी देख के आप जो जज करते हो वो नहीं है। व्यक्तित्व में एक व्यक्ति के संगठन में व्यवहार का तरीका, कि वो व्यवहार किस तरह से करता है लोगों के साथ में, कि बड़े बूढ़ों को सम्मान देता है या छोटों से तमीज़ से पेश आता है, या फिर मतलब बात करने का तरीका हो गया, व्यवहार करने का तरीका होगा। उसके अलावा उसकी रुचियाँ हो गई, उसके दृष्टिकोण हो गए कि किस चीज़ को लेके उसकी क्या थिंकिंग है ना, उसकी क्या क्या क्षमताएं हैं, और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन। इन सबको मिला करके जो बन के आता है ना, वो है व्यक्तित्व। वॉटसन ने बोला हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। ये लोग, इन्होंने तो जितनी भी परिभाषाएं दी है ना, ऐसा पल्ला झाड़ा है कि क्या ही बताऊं। और याद रखने में भी सबसे ज़्यादा इजी और इम्पोर्टेंट भी वॉटसन है ही है यार। तो हम जो कुछ भी करते हैं वही व्यक्तित्व है। 2 बार बोल लेना वॉटसन की परिभाषा तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब हमने इतना बोल दिया, संगठित है भाई, संगठित गुण है को तो कौन कौन से हैं, ठीक है। संगठित व्यक्तित्व के गुण क्या है, तो इसमें चेतना आती है ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो इसमें आत्मचेतना, यार खुद के बारे में सोच रहे हो और क्या। सामाजिकता, कि एक व्यक्ति वैसे भी सामाजिक ही अच्छा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं गांव में जा रहे हो। अभी गांव में तो ये माहौल बहुत है ना, और अच्छा भी लगता है कि मैं तो कभी कभार जा पाती हूँ। तो गांव में कभी भी जाते हैं ना, तो हर कोई इतने प्यार से पैसा देता है, अच्छा तो उसकी गुड़िया है, तो उनकी लाली है, तो एक वो होता है। और वहाँ पे गांव में अगर आप अननोन भी इंसान से मिल रहे हो ना, और आप अपने गांव में जा रहे हो, तो वहाँ पे सब दादा और चाचा ही है। जो बड़े बूढ़े हैं उनको दादा बोल दोगे, जो ठीक ठाक उम्र के उनको चाचा बोल दोगे। तो एक वो चीज़ होती है कि एक, हाँ चलो बहुत सामाजिक सी। तभी तो गांव, आज भी गांव और शहरों में ये भी नहीं पता होता कि पड़ोसी से क्या मतलब। पड़ोसी तो छोड़ो, अगर आपने जैसे कभी कोई पीजी में रहा होगा तो पता होगा अच्छे से, पीजी के अंदर 2-3 रूममेट साथ भी रहते हैं, उनको भी इतना कोई लेना देना नहीं होता। वो तब तक के लेना देना होते तब तक साथ होते हैं, उसके बाद में वो अपने रास्ते वो अपने रास्ते। और अगर रूममेट्स के साथ लेना देना हो गया तो भी पड़ोस वाले रूम से लेना देना कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो वो चीज़ है कि यहाँ क्या सामाजिकता बताऊँ मैं आपको, बट गाँव में सामाजिकता वाकई में आज भी कुछ कुछ गाँव में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग माहौल है। समायोजनशीलता, एडजस्टेबिलिटी। अब देखो, समायोजन ये है एडजस्ट करना। अब आपको कैसी भी परिस्थिति मिल जाए, अब जैसे बहुतों को होता है कि भाई हम तो गर्मी में रह ही नहीं सकते, बट ऐसा हो कि कभी काम से आपको जाना पड़े जौधपुर जैसलमेर साइड पे, और आई थिंक वहाँ पे रेगिस्तान है तो गर्मी भी ज़्यादा ही पड़ती होगी यार। और अगर आपको रहना पड़े 1-2 दिन, तो क्या करोगे? काम इम्पॉर्टेंट है, आप एडजस्ट करोगे ना। ऐसा थोड़ी है कि मैं तो भाई अपनी ऐसे साथ लेके जाऊँगा, बिना एसी के मैं पेड़ नहीं रखूँगा। अरे भाई, काम हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। जहाँ समायोजन बैठाना पड़ता है ना, वहाँ बैठाना ही पड़ता है। तो एडजस्टेबिलिटी, ठीक है, ये भी गुण आना होना चाहिए, व्यक्तित्व का ही है ये। प्रबल संकल्प शक्ति, जो एक बार डिसाइड कर लिया ना उस पर टिके रहना। ऐसा नहीं है कि एक दिन बोलो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा और एक दिन बोलो मैं 2 ही घंटे पढ़ूंगा। अरे अपनी बातों पे तो टिके रहो कम से कम। शारीरिक व मानसिक स्वस्थ, मतलब व्यक्तित्व में ये चीज़ भी आती है कि आप शरीर से भी फिट हो और मेंटली हेल्थ भी आपकी फर्स्ट क्लास हो, ठीक है। शारीरिक व मानसिक स्वस्थ, मनोदेहिक तंत्र की साइकोफिजिकल सिस्टम भी आपका एकदम गजब का हो। गत्यात्मक, डायनेमिक, संवेगीय स्तर, इमोशनली बैलेंस, ठीक है। संवेगीय स्तर से लेना देना ये चीज़ है कि उस आपको मैंने कल भी विकास के अंदर बहुत डिटेल में बताया था कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसके संवेग जो है वो बहुत अस्थिर होते हैं। क्यों? क्योंकि पल में रोना, पल में हंसना, पल में मुस्कुराना, जो भी है उसका चलता रहता है, उसको आप डिसाइड नहीं कर सकते। उसमें एक एग्जाम्पल दिया था बहुत अच्छा, कि बच्चा रोता है गोद कि मुझे कोई गोदी में ले लो, जैसे उसको गोद में कोई भी लेता है वो चुप हो जाता है ना। तो ऐसे वाले संवेग होते हैं, उनके कोई स्थिर नहीं होते। बट एक संगठित व्यक्तित्व को पता, व्यक्तित्व का ये भी गुण है, उसको पता रहता है कि कहाँ पर मुझे किस तरह से बिहेव करना है, राइट। अगर उसको बहुत बुरा लग रहा है, अभी आप खुद को देख लो, आप इतने बड़े हो गए हो, कभी ना कभी तो ऐसा मन क्या होगा कि यार क्या चल रहा है ज़िंदगी में, इतना अपसेट हूँ, पढ़ रहा हूँ, सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये कर रहा हूँ, फिर भी कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा, या फिर अपनी तरफ से बेस्ट कर रहा हूँ, पता नहीं गलती कहाँ रह जा रही है। और ये सब थॉट्स ना अकेले जब रहते हैं ना, तब आदमी पे ज़्यादा हावी होते हैं, राइट। तो आप उन पर कंट्रोल करते हो। अदरवाइज आपको भी पता है, अगर कंट्रोल नहीं करे गए उनको, है ना,
आप अपने दुख को बाहर व्यक्त ना करो, या आप अपने खुशी सुख को जो भी है तो उन पे कंट्रोल नहीं करोगे तो क्या होगा। आपको पता है ना, बहुत बार ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है कि पॉइंट से रह गया और फिर क्या, बस। तो एक वो चीज़ होती है, अब इस जो संगठित व्यक्तित्व वाला लोग बच्चे, मतलब जो भी लोग होंगे ना, उनका जो समय को पे है ना स्थिरता रहेगी। ऐसा नहीं है कि वो बच्चों की तरह, अरे अब तो कुछ नहीं है, अब तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है जीने के लिए। अरे ऐसा थोड़ी होता है, एक रास्ता बंद होता है तो हमेशा दो रास्ते खुलते हैं यार। एक बार के लिए शांति से सोचना तो चाहिए कम से कम कि अब आगे मैं क्या और कर सकता हूँ, और जो कुछ होता है सच में अच्छे के लिए ही होता है, ये मान के चलोगे ना तो आपकी लाइफ शॉर्ट आउट ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि तब आपको ऐसा लगेगा अच्छा कुछ गलत भी हुआ है पर नहीं, अच्छे के लिए भी हुआ होगा। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद संतुष्ट रहो, आप खुद बहुत खुश रहो, ठीक है। इसके अलावा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम, हेरिडिटी और वातावरण, इन्वायरमेंट, ठीक है। वंशानुक्रम के अंदर अंतर्गत आता है शारीरिक रचना, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, स्नायु मंडल और बुद्धि, ये सब है वंशानुक्रम में। और वंशानुक्रम से मतलब इनका यही है कि आप जन्म से ही साथ ही लेके आए हो, ठीक है। कि आपकी, अब बहुत बार बोलते हैं ना कि यार ये तो अपने मम्मा पे गया है, ये अपने पापा पे गया है, क्यों? क्योंकि इसके पापा जैसी हाइट है, ये लंबा है, पापा, इसके पापा की हाइट भी बहुत लंबे है। और ऐसे ही इसकी मम्मी का कलर साफ़ है, इसका कलर भी साफ़ है, इसके नाक नक्श बिल्कुल मम्मा की तरह मिलते हैं। तो ये सब क्या है, शारीरिक रचना। व्यक्तित्व में ये सब भी आता है, दिखाना देखना, पर यार इसके अलावा बहुत कुछ आता है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करे थे गुण, ठीक है। तो शारीरिक रचना और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो ये सब तो आपको पता ही है। वंशानुक्रम, स्नायु मंडल, नर्वस सिस्टम, बुद्धि, तो ये सब चीज़, बुद्धि भी जन्मजात मानी है, राइट। तो वही वातावरण के भी फर्क पड़ता है। वातावरण में जैसे पारिवारिक वातावरण से इफेक्ट पड़ता ही है, विद्यालय वातावरण से पड़ता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए या फिर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक है वंशानुक्रम में ये आते हैं, और वातावरण में ये आते हैं पारिवारिक वातावरण, विद्यालय वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और भौगोलिक स्वरूप। ये सभी चीज़ें प्रभावित करती है। अब यहाँ पे ये तो सब आपको समझ में आ जाएगा, पारिवारिक, विद्यालय किस तरह से, मैं बहुत बार आपको छोटी छोटी बातों पे एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि ये इफेक्ट पड़ता है। सामाजिकता का भी कर चुकी हूँ। सांस्कृतिक वातावरण का मतलब वही है, जैसे बहुत कुछ लोग पंजाबी हैं तो मतलब जो लोग पंजाब में रहते हैं वो पंजाबी हैं तो उनका थोड़ा कल्चर अलग है, राइट। और जो लोग बिहार साइड रहते हैं उनका कल्चर अलग है, जो राजस्थान में रहते हैं उनका कल्चर अलग है। तो इस तरह से इनको सांस्कृतिक वातावरण का भी फर्क पड़ता है, ठीक है। भौगोलिक स्वरूप से लेना देना यही है कि जैसे जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ के लोग अलग तरह के वो दिखते हैं, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है वहाँ के लोग अलग तरह के, और जहाँ नॉर्मल सा टेम्परेचर और नॉर्मल सी ठंडी रहती है वहाँ के लोग अलग। तो ये भौगोलिक स्वरूप से भी इन पे फर्क पड़ता है, व्यक्तित्व पे हर तरह का फर्क पड़ता है यार। सिर्फ आप कारक ध्यान रखना, ओनली इसमें नाम ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में अब हम देखने वाले हैं व्यक्तित्व का वर्गीकरण या प्रकार या सिद्धांत, ठीक है। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण या प्रकार बोलो आप या सिद्धांत बोलो, तो इसके अंदर पाश्चात्य दृष्टिकोण से वर्गीकरण, ठीक है, देख रहे हैं अभी हम। तो ग्रीक चिकित्सा शास्त्री थे 400 ईसा पूर्व, जिनका नाम था हिप्पोक्रेटस, ठीक है। तो हिप्पोक्रेटस के अनुसार, मतलब पहला व सबसे पुराना वर्गीकरण यही था जो हिप्पोक्रेटस ने दिया था, ठीक है। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, नेचर ऑफ मैन, ठीक है। तो नेचर ऑफ मैन जो बुक लिखी थी, उसी बुक के अंदर इन्होंने व्यक्तित्व का सबसे पुराना जो वर्गीकरण है उस वो दिया था। और इनके हिसाब से जो व्यक्ति होते हैं वो काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रधान और कफ प्रधान, ठीक है, इतने पार्ट में डिवाइड होते हैं, ठीक है। और इसमें जो काला पित्त में आते हैं उसके अंदर उदास, हताश, निराशावादी, ऐसे टाइप के लोग आते हैं। पीले पित्त में क्रोधी, चिड़चिड़े, गुस्सेल। आपको पता है ना, आप बोलो अरे वो तो बहुत गुस्सा करता है, वो तो है ही चिड़चिड़ा, उससे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यार वो बहुत खुश मिजाज है, उससे बात करके ना दिल खुश खुश हो जाता है, राइट। तो वही चीज़ है। तो वो लोग, इस तरह के जो लोग हैं वो इसमें आते हैं, इस तरह के लोग वाले इसमें आते हैं, इस तरह के लोग इधर आते हैं, ठीक है। इसी के साथ में कफ प्रधान में विरक्त या भाव सुनने वाले लोग आते हैं। और अच्छा, शारीरिक द्रव्यों के आधार पर इन्होंने ये वर्गीकरण करा था, ठीक है।
अब देखो 1925 में अपनी पुस्तक साइकी प्लस कैरेक्टर में शारीरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण करा गया। तो जिस तरह से इन्होंने हिप्पोक्रेटस ने शारीरिक द्रव्यों के आधार पर वर्गीकरण किया था कि काला पित्त, पीला पित्त, रक्त प्रदान, कफ प्रदान और किस टाइप के लोग हैं इसमें, उसी तरह से 1925 में अपनी पुस्तक साइकी एंड कैरेक्टर में क्रेशमर के अनुसार, क्रेशमर नाम था, है ना, उन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी साइकी प्लस एंड कैरेक्टर, जिसमें शारीरिक संरचना के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। सबका अपना अपना आधार है यार। तो इन्होंने जो लोगों को बांटा वो स्थूलकाय, सुडौलकाय, क्षीणकाय और मिश्रित में बांटा। ठीक है, स्थूलकाय में नाटे व्यक्ति आए थे, नाटे से आपको समझ में आ गया होगा, जिनकी हाइट कम होती है। सुडौलकाय में खिलाड़ी प्रवृत्ति के लोग आए, एथलेटिक वगैरह जो बहुत सुडौल, मतलब यार जिम विम जाके बॉडी बनाएंगे, खिलाड़ी बने हैं वो लोग। क्षीणकाय में बेचारे दुर्बल शरीर वाले आए हैं, है ना, कुपोषण वजह से बेचारे बच्चे। और मिश्रित के अंदर इसमें तो भाई मिले जुले ही आएंगे। मिश्रित तो जहाँ पे भी आए समझ जाना मिक्स चल रहा है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ये वाकई में याद हो जाएंगे, एक बार खुद लिखना है, एक बार रिवाइज करना, कसम से बिल्कुल भी टफ नहीं है। वापिस से एक बार बोल देती हूँ, व्यक्तित्व का वर्गीकरण सबसे पुराना किया गया था हिप्पोक्रेटस ने। हिप्पोक्रेटस ने ये वर्गीकरण शारीरिक द्रव्यों के आधार पर किया था और उन्होंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, ये तो इतनी सी बात तो ध्यान रखनी है। क्रेसमर ने 1925 के अंदर वर्गीकरण किया था और इन्होंने भी 4 में, बट इनका जो आधार था वर्गीकरण करने का वो था शारीरिक संरचना के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा 1940 में सेल्डन ने इसका वर्गीकरण किया था, वो भी शारीरिक संरचना के आधार पर ही किया था, बट इन्होंने इस बार आकार देखा। ठीक है, गोलाकार है, आयताकार है, लंबाकार है, और इन गोलाकार को एंडोमॉर्फिक विसेरोटोनिया बोला गया, आयताकार को मीजोमॉर्फिक सोमेटोटोनिया बोला गया और लंबाकार को एक्टोमॉर्फिक सेरिब्रोटानिया। अब आप खुद देखो, अगर आपसे पूछे सेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व को निम्नलिखित में से किस किस में पार्ट करा गया, तो गोलाकार, आयताकार, लंबाकार, ये सबको याद हो जाएगा। एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक भी आप 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे, है ना। बट ये देखो विसेरोटोनिया, सोमेटोटोनिया, सेरिब्रोटोनिया, ये थोड़े से अटपटे से है ना, और अगर सवाल आए ना तो पक्का ऐसे ही नाम देगा वो, देखना। आजकल आपने देखा होगा पेपर में, ऐसा कोई जरूरी नहीं है हिंदी में ही वर्ड मिले आपको, जो जैसे हिंदी में इसको सोमेटोटोनिया लिखा हुआ है ना, इसको इंग्लिश में ना लिख के हिंदी में भी ऐसे ही लिख देंगे सोमेटोटोनिया है। तो ऑब्वियस है व्यक्तित्व के अंदर ही हम वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो उसी का पार्ट है, राइट। समाज शास्त्रीय आधार पर वर्गीकरण करा गया स्प्रेगर के अनुसार, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस देखो, अगर आपको ये सब नाम याद ना रहे तो भी ये चीज़ तो ध्यान रखना, व्यक्तित्व के वर्गीकरण में किस किस ने पार्टिसिपेट करा है, मतलब किस किस का योगदान रहा है और किसके आधार पर किया है। जैसे किसी ने शारीरिक संरचना के आधार पर किया है, किसी ने शारीरिक द्रव्य के आधार पर किया, और इन्होंने किया है समाजशास्त्रीय आधार पर। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो स्प्रेगर के अनुसार सैद्धांतिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, सामाजिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति, राजनीतिक प्रवृत्ति वाले, सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले, आर्थिक प्रवृत्ति वाले और धार्मिक प्रवृत्ति वाले, इन्होंने 6 कैटेगरी में डिवाइड किया। जो सिद्धांतिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, सिद्धांतों पर बिलीव करते हैं, भाई सिद्धांत ही सिद्धांत, ठीक है, वो इसमें आएंगे। सामाजिक प्रवृत्ति वाले कुछ ज़्यादा ही सामाजिक है, राजनीतिक प्रवृत्ति वाले नेता वगैरह, सौंदर्यात्मक प्रवृत्ति वाले, है ना, और आर्थिक प्रवृत्ति वाले और धार्मिक संत बाबा लोग। तो कहने का मतलब स्प्रेगर ने समाजशास्त्रीय आधार पर कि जो जिस तरह का बिहेवियर है, जिस तरह की फील्ड में है, उनको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, इसके अलावा कार्ल जुंग या युंग के अनुसार सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण, इम्पॉर्टेंट लगा लेना भाई, प्रसिद्ध है, ऑलरेडी प्रसिद्ध है, आपको तो याद ही रखना है सिर्फ, मनोवैज्ञानिक के आधार पर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, यहाँ से सवाल बनते हैं। अभी तक जितने भी वर्गीकरण बताए हैं, सिर्फ आप नाम याद रख लेना कि किसने दिया है और किसके आधार पर दिया है, बाकी कुछ याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। बट आपको कार्ल जुंग या युंग के अनुसार तो याद रखना ही है। व्यक्तित्व का बहुत इंपॉर्टेंट वर्गीकरण है ये, और इन्होंने मनोविज्ञान के आधार पर अंतर्मुखी और बहिर्मुखी में डिवाइड किया है लोगों को, और अंतर्मुखी के अंदर इंट्रावर्ट आते हैं, बहिर्मुखी के अंदर एक्सट्रोवर्ट आते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ उभयमुखी होते हैं तो इनको एम्फीवर्ट बोला गया, और उभयमुखी तो आपको पता है ना, जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टर समथिंग। अब देखो अंतर्मुखी के अंदर कौन आते हैं और बहिर्मुखी के अंदर कौन से आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो अंतर्मुखी में चुप रहने वाले मितभाषी, अंतर्मुखी से थोड़ा सा ध्यान रख लेना, खुद में ही खोए रहने वाले, ठीक है। तो चुप रहने वाले या मितभाषी व्यक्ति या शर्मिला व संकोची व्यक्ति, एकांत प्रिय मतलब उसको अकेला रहना बहुत पसंद है, दोस्तों का अभाव क्योंकि वो उसको खुद से ही फुर्सत नहीं है, दोस्ती तो गई भाड़ में। असामाजिक, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, घर में कोई आ रहा है ठीक है, जा रहा है ठीक है, कोई आके उसको रामा श्यामा कर रहा है, उसको कोई लेना देना, उसको बस ये है कि मैं तो चुपचाप बैठा रहूँगा एक कोने में, मैं अपनी पढ़ाई करूँगा। इतना भी नहीं होना चाहिए। देखो आप ही के घर कोई आ रहा है, आप उनसे इंटरेक्ट ना करो तो गलत बात है ना। आध्यात्मिक व साहित्यिक विषयों में रुचि, इनको बस नॉवल जैसे होती है उनमें खोए रहने की आदत होती है। और इसके अंदर क्या आते हैं, अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही चीज़ है कि आपको जैसे एग्जाम्पल दे दिए लेखक, दार्शनिक, विचारक आदि ये आते हैं अंतर्मुखी या बहिर्मुखी, तो आपको पता होना चाहिए ये अंतर्मुखी में आते हैं। या फिर अंतर्मुखी में आते हैं करके आपको, अंतर्मुखी में नहीं आते हैं करके आपको 4 ऑप्शन दे दे, 3 इधर से बना दे, 1 इधर से बना दे, तो आपको छांटना पड़ जाएगा ना कि कौन सा अंतर्मुखी में नहीं आता। इसी वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो सब आपको याद रह जाएगा, ये बोल दिया ना मैंने कि अपने आप में खोए रहते हैं, तो बस इतने काम से हो जाएगा आपका काम। अब बहिर्मुखी मतलब इतनी बात से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बहिर्मुखी बोलने वाले, वाचाल, जो दिन भर बक बक करेंगे, अपने विचारों को खुलकर व्यक्त करेंगे चाहे कोई सुने या नहीं सुने, है ना। समूह को महत्व देंगे, अधिक मित्र होंगे जिनके सामाजिक होंगे, सामाजिक व राजनीतिक विषयों में रुचि लेंगे कि भाई कहाँ क्यों, कौन जीता कौन हारा, और इसको कोई लेना देना ही नहीं है, इसको अपने काम से ही फुर्सत नहीं है ना। तो इसके अंदर आते हैं राजनेता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब आते हैं बहिर्मुखी में। ध्यान रखना अंतर्मुखी में कौन आता है और बहिर्मुखी में कौन आता है। अंतर्मुखी के अंदर नेतृत्व का अभाव होता है और इसके अंदर नेतृत्व का गुण होता है, क्योंकि एक राजनेता ही नेतृत्व नहीं करेगा, एक शिक्षक ही गाइड नहीं करेगा स्टूडेंट को, तो फिर क्या करेगा वो, ठीक है। लेखक बनने के गुण है, गुण उत्तम लेखक, नेता बनने के गुण और उत्तम भाषण, ठीक है। अब फ्रेडमैन तथा रोजमैन के अनुसार इन्होंने भी व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, ए टाइप और बी टाइप। तो फ्रेडमैन तथा रोजमैन के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार, 2 प्रकार, ए टाइप और बी टाइप। ए टाइप में कौन आता है, समयगात्मक रूप से अस्थिर। मैंने आपको समयगात्मक रूप से अस्थिर से क्या मतलब है ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। वापिस से बताने की आती मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। तनावयुक्त, चिंतित, चिड़चिड़ा स्वभाव वाला, उदासीन, एकांत प्रिय, जल्दबाज, संकालू, ईर्ष्यालु, ये सब आते हैं ए टाइप में। और बी टाइप में आते हैं संवेगात्मक रूप से स्थिर, तनाव मुक्त, चिंता मुक्त, मस्त मोला, विश्वास करने वाला, संयमी, समायोजित, शांत स्वभाव वाला। आपने देखा होगा जो जितने भी अच्छे गुण हैं ना वो साले सब बी टाइप में आ रहे हैं, ठीक है। और जितने भी थोड़े ऐसे ही है ना, चिड़चिड़ा है, चिंतित है, तनाव युक्त है, जिनको देख के मन करता है कि यार ये सारे दुख इन्हीं के ऊपर, मतलब पूरी दुनिया के सारे दुख यही लोग झेल रहे हैं ना, वो सब आ रहे हैं ए टाइप में। जबकि मोस्टली क्या होता है, आपका अगर अच्छा रिजल्ट रहा है तो आपको ए ग्रेड मिलेगी, और आपका अगर अच्छा व्यवहार है तो आपको ए ग्रेड मिलेगी, राइट। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपको कहीं ऐसा ना लगे ए ग्रेड तब मिलती है जब सब कुछ टिप टॉप होता है, राइट। और आपको लगे कि समयगात्मक रूप से इसे वाओ फर्स्ट क्लास, इसको तो ए ही देंगे, अरे वो बी टाइप में आता है यार। तो ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान लगा के सोच के पढ़ोगे तो आप गलती नहीं करोगे, आपको लगेगा ये ए में आता है बट नहीं वो बी में आता है, ठीक है। तो बी टाइप के अंदर ये आते हैं और ए टाइप के अंदर ये आता है, ठीक है। थॉर्नडाइक के अनुसार तो इन्होंने भी भाई बांट दिया व्यक्तित्व को, तो कल्पना व विचार के आधार पर इन्होंने बांटा है। और कल्पना व विचार बोल लो या चिंतन बोल लो, तो इन्होंने सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक और स्थूल विचारक में डिवाइड किया था। और सिगमंड फ्रायड के अनुसार इड, ईगो, सुपर ईगो, ये मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। टर्मन के अनुसार इन्होंने बुद्धि के आधार पर व्यक्तित्व को डिवाइड करा। तो देख लो साइकोलॉजी ना एकदम ऐसे खिचड़ी टाइप है, इनको मैंने कहाँ कहाँ नहीं पढ़ाया। सिगमंड फ्रायड भी बता दिया, टर्मन भी बता दिया, थॉर्नडाइक भी बता दिया, पर क्या कर सकते हैं, अगर आपने सब पढ़ा ना साइकोलॉजी में, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा हो जाए तभी आप इनको अलग अलग कर पाओगे, वरना कोई मतलब नहीं है, आप जलेबी की तरह खो के रह जाओगे इसमें, ठीक है। फिर बस खाने में ही अच्छी लगेगी, समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि किधर से घुमा के किधर से पूछ लिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ 10 घंटे की साइकोलॉजी रिकॉर्ड हुई है यार, देख लो 2-3 दिन में, 2-2 घंटे निकाल के भी देख ही सकते हो। भारतीय वैदिक दृष्टिकोण से, तो भारतीय वैदिक दृष्टिकोण के हिसाब से व्यक्ति जो है वो सत्वगुणी होता है, रजोगुणी भी होता है, तमोगुणी भी होता है। सत्वगुणी का मतलब है गुणी गुण है भाई, उसमें अवगुण नहीं है,
और ईश्वर व धर्म में बहुत सारा विश्वास करता है ये सब व्यक्ति। गुण व अवगुण दोनों मिक्स है रजोगुणी में। और ये कर्म पे बिलीव करता है ना, कि अच्छा कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा ऐसा। और ये ईश्वर व धर्म पे बिलीव करता है। तमोगुणी जो है उसके अंदर तो भाई अवगुण ही अवगुण है, और वो सुख प्राप्ति में ही वो है ना, कि मेरे को तो बस सुख प्राप्त करने हैं, बाकी इसको कोई लेना देना नहीं है, चाहे ये गलत काम करके सुख प्राप्त करे चाहे अच्छे काम करके सुख प्राप्त करे, ठीक है। अवगुणी अवगुण। तो देखो सत्वगुणी में कौन से व्यक्ति आते हैं, जिनमें गुणी गुण होते हैं, रजोगुणी में और तमोगुणी में। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ईश्वर व धर्म में विश्वास रखने वाले सत्वगुणी, कर्म में विश्वास रखने वाले रजोगुणी, सुख प्राप्ति में लीन तमोगुणी, ठीक है। इसके आगे देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण से। अब आधुनिक दृष्टिकोण पे आगे मतलब आपका ये जो वर्गीकरण है साइकोलॉजी का खत्म, साइकोलॉजी का क्या व्यक्तित्व का खत्म होने वाला है, खुशियाँ मनाओ, ठीक है। तो आधुनिक दृष्टिकोण से बात करें तो भावुक भी होते हैं, कर्मशील भी होते हैं, विचारशील भी होते हैं। भावुक का मतलब है मैन ऑफ फीलिंग्स, और कर्मशील का मतलब है मैन ऑफ एक्शन, विचारशील मैन ऑफ थॉट्स। सीधी सी बात है, भावुक मतलब फीलिंग्स, कर्मशील मतलब एक्शन, और विचारशील मतलब थॉट्स। बहुत बार बोलते हैं ना यार ये तो बहुत भावुक है, इमोशनल, बहुत इमोशनल, छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देती है, छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है। ऐसा नहीं है लड़के नहीं रोते, और लड़के बस दिखाते नहीं हैं, अकेले में रो लेते हैं, वो समझदार होते हैं। और लड़कियाँ चिल्ला चिल्ला के रोती हैं कि देख लो भाई मैं रो रही हूँ। कर्मशील के अंदर एक्शन की काम करना ही है, विचारशील उनके थॉट्स। अब एक नोट है, ध्यान रखना, टाइप्स ऑफ मैन के बारे में स्प्रेंगर ने बताया था, नेचर ऑफ मैन के बारे में हिप्पोक्रेटिस ने बात की है, और साइकी एंड कैरेक्टर क्रेशमर, ये बुक्स लिखी है इन्होंने, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैन बुक का पूछे तो ध्यान रखना स्प्रेगर ने लिखी है, नेचर ऑफ मैन बुक जो है वो हिप्पोक्रेटस ने, और साइकी एंड कैरेक्टर क्रेशमर ने, ठीक है। व्यक्तित्व के सील गुण, मैंने कहा था ना हम आधुनिक पहुंच चुके हैं, तो व्यक्तित्व के जो वर्गीकरण है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है बेटा। अब हम पहुंच गए हैं व्यक्तित्व के सील गुणों में, है ना, यह विशेषक सिद्धांत, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो शारीरिक व मानसिक गुणों का संगठन व समन्वय सील गुण कहलाते हैं। तो जो शारीरिक गुण है और मानसिक गुण है उनका जो संगठन है वो, और संगठन में उनका जो समन्वय है वो सील गुणों के अंदर आता है। जैसे कि विनम्रता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता, परोपकारिता आदि। तो ये ऐसे गुण है ना यार, परोपकारिता, व्यवहारिकता, कितना अच्छे अच्छे गुण, विश्वसनीयता, विनम्रता। विनम्रता भाई साहब मेरी फेवरेट है, क्योंकि आए थे हर इंसान को विनम्र होना चाहिए, ताकि वो कैसी भी सिचुएशन हो उस चीज़ से डील कर सके। क्योंकि जो होते हैं ना, हम तो यही करेंगे, हम तो यही करेंगे, हम तो यही करेंगे, और 1% वो ना हो ना, ऐसे लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो बेटर है थोड़ा विनम्र रहो, सबसे प्यार से बात करो ताकि आपको कुछ संभालने वाला हो। देखो व्यवहार बहुत काम में आता है, पैसा कितना भी कमा लोगे, बट जब व्यवहार नहीं होता ना, तो अगर आप मुसीबत में हो, आप अगर दुखी हो, आप कोई नहीं पूछेगा भाई क्या हुआ है, कैसे हो, ठीक है। बट आपके पास पैसा नहीं है 1% के लिए, और आपके पास में व्यवहार है ना, आपने लोगों से बात करी, विनम्र रहे हो, कभी किसी के काम आए हो, कसम से कुछ भी होगा ना तो वो बंदा आपके लिए आके खड़ा होगा। और होते हैं ना कुछ लोग, पैसा नहीं तो क्या हुआ, तो दिल से बहुत बड़ा अमीर है। तो ये उन्हीं को ही बोला जाता है जो बहुत विनम्र रहे हो, जो किसी और के काम आए, जिनका नेचर बहुत हेल्पिंग नेचर हो। तो भलाई करते रहना चाहिए, है ना, देर से ही सही बट दुआएं काम तो आती हैं। अब गिल्फर्ड ने बोला है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के सील गुणों का संगठनात्मक रूप है, ये गिल्फर्ड ने बोला है। क्रेच व क्रचफील्ड ने बोला है कि व्यक्तित्व जो है वो सील गुण व्यक्ति के व्यक्ति की वे स्थायी विशेषताएं हैं जिनके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। इन्होंने ये बोला कि जो सील गुण है ना भाई, वो तो व्यक्ति की वे स्थायी विशेषताएं हैं कि भाई कैसी भी परिस्थिति आ जाए उनका व्यवहार सेम सा ही रहेगा, मतलब वो उन परिस्थितियों से बहुत अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि काम बिगड़ने पर बौखला जाएंगे और हालत खराब हो जाएगी उनकी। आलपोर्ट का विशेषक सिद्धांत या सील गुण सिद्धांत, तो इन्होंने व्यक्तिगत सील गुण और सामान्य सील गुण दो अलग अलग गुणों में बांट दिए। सामान्य सील गुण के अंदर कार्डिनल सील गुण आते हैं, प्रबल सील गुण आते हैं, बट व्यक्तिगत सील गुण में केंद्रीय सील गुण। अच्छा, आलपोर्ट ने 2 गुणों में बांटा था, व्यक्तिगत सील गुण और सामान्य सील गुण। सामान्य सील गुण का एक अलग लेना देना है। यहाँ पे व्यक्तिगत सील गुण को वापस से 3 में बांटा गया है, ध्यान से देख लो एक बार। तो कार्डिनल सील गुण, केंद्रीय और गौण सील गुण, ठीक है। अब जो गौण है
नाम से ही पता चल जाना चाहिए भाई ये तो कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। और व्यक्तित्व के निर्माण की ईंटें कौन सी है, तो वो है केंद्रीय सील गुण, जो है वो व्यक्तित्व निर्माण की ईंटों का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार ये। आई नो थोड़ा सा टॉपिक ऐसा है पेचीदा सा, बट पढ़ रहे हो तो फिर याद तो करना ही है। व्यक्तित्व निर्माण की जो ईंटें हैं वो केंद्रीय सील गुण को माना है, ठीक है। आपको व्यक्तित्व निर्माण की ईंटें हैं कौन सा सील गुण करके एग्जाम्पल ऑप्शन में ये सब दे के पूछा जा सकता है यार। और कार्डिनल सील गुण प्रबल सील गुण होते हैं। अब देखो केटल का सिद्धांत, तो केटल के सिद्धांत में इन्होंने दो तरह के गुणों में बांट दिया, एक तो सरफेस वाले और एक मूल सील गुण, ठीक है। अब जो मूल सील गुण थे ना उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें स्वाभाविक सील गुण आते हैं और आधारित सील गुण आते हैं, पर्यावरण आधारित, ठीक है। तो मूल सील गुण में जो स्वाभाविक सील गुण है वो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है इन पर, और इन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो बस आप इतनी सी चीज़ ध्यान रख लेना कि मूल सील गुण के अंदर जो स्वाभाविक सील गुण आते हैं उन पर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है, बट जो पर्यावरण आधारित सील गुण है उन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। केटल ने 16 PM मतलब 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का निर्माण करा है। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, जो इंपॉर्टेंट बोलूँ ना कम से कम वो तो रट लेना यार, कि केटल ने कितने व्यक्तित्व कारक के बारे में बताया है, तो ध्यान रखना 16, और इनमें से एक बुद्धि भी है, ठीक है। और मूल सील गुण थे ये 16, मतलब ये जो केटल ने 16 के बारे में बताया है ये सारे ही मूल सील गुण थे, मतलब इधर वाली कैटेगरी से भाई, 27 सील गुण नहीं थे, ठीक है। और आइजेंक का सिद्धांत, तो आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण किया गया। तो आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली का जो निर्माण है वो आइजेंक ने किया। सील गुणों की 3 दशाएं बताई हैं जो द्विध्रुवी हैं, अंतर्मुखता, स्थिरता, अस्थिरता और मनोविक्षिप्तता, है ना, या इसको मनोविक्षिप्तता भी बोला जा सकता है। खैर सेम ही वर्ड लिख रखे। तो ये तीन दशाएं जो बताई है ये बताएंगे आइजेंक ने। तो आपसे पूछे अगर आइजेंक के अनुसार सील गुणों की दशाएं कितनी है, तो ध्यान रखना 3 दशाएं हैं, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्थिरता, अस्थिरता, है ना, या फिर मनोविक्षिप्तता या आवेग नियंत्रण, ठीक है। अब व्यक्तित्व के प्रकार, तो व्यक्तित्व के प्रकार हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये 30 मिनट का लेक्चर हो चुका है, और इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर आपका व्यक्तित्व कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ स्टार्टिंग में ये क्या बचा है अब तक और क्या नहीं बचा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।